हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप। आप सभी का मेरे यूट्यूब पर चैनल स्टडी विद जॉयदीप में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज शायद ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो क्लासेस था, जो हिस्ट्री हम लोग शुरू किए थे, वो आज इसका लास्ट चैप्टर है। तो हमने सक्सेसफुली क्लासिक्स एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप यूपीएससी दे, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे। जब तक आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिट 11 चैप्टर 11 हम लोग पढ़ते हैं आज, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हड़प्पावासी धातुकर्म के बारे में जानते थे। धातुकर्म मतलब होता है किसी भी दो धातुओं या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर कोई नए धातु को जब हम बनाते हैं तो उसे धातुकर्म कहा जाता है। तो हड़प्पावासी को, जो भी लोग हड़प्पा में रहते थे, उस समय के लोगों को धातुकर्म के बारे में पता था। कैसे हमें पता चला कि उस समय के लोगों को धातुकर्म के बारे में पता था? क्योंकि उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। आप जानते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जो है कांसा का उपयोग हड़प्पा कालीन के जो लोग थे उन्होंने किया था, और हड़प्पा काल के लोग धातुकर्म के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हड़प्पावासी धातुकर्म के बारे में जानते थे, और हड़प्पा युगीन जो सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब हड़प्पा काल के बाद देखिए लौह काल आ गया। ठीक है, मतलब लेटर वैदिक एरा में क्या हुआ, लोहे का डिस्कवरी हो गया, लोहे का खोज हो गया अंतरंजी खेड़ा में। तो अब जब हमने लोहे को प्राप्त कर लिया, जब हमने लोहे को डिस्कवर कर लिया, तब हमने क्या किया, तब हमने लोहे के उपकरण बनाना शुरू कर दिए। लोहे के जितने भी आर्मर्स हैं, जितने भी युद्ध के सामान हैं, या फिर हमने हल बनाया। इससे क्या हुआ, लोहे से हमने जंगल को साफ किया, उससे कृषि योग्य भूमि में जंगलों को कन्वर्ट कर दिया, और हमने कृषि को शुरू किया। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद लौह युगीन सभ्यता आ गया। लौह युगीन सभ्यता मतलब लेटर वैदिक एरा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में लोहे का जो खोज हुआ था वो नहीं हुआ था। वैदिक काल में लोहे का खोज नहीं हुआ था। जो उत्तर वैदिक काल था यानी कि लेटर वैदिक एरा था, वहाँ पर लोहे का खोज किया गया था। तो जैसा कि हमने बताया है कि इसके बाद लौह युगीन सभ्यता आ गया। लेटर वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो गया था, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जितने भी वन थे, मतलब मैक्सिमम वनों को काटकर उसे कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया, और कृषि में वृद्धि हो गया। अब है लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर। देखिए, ऐतिहासिक कुतुब मीनार तो आपने देखा ही होगा, गए होंगे दिल्ली वगैरह घूमने के लिए तो आपने देखा ही होगा। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार को ईंट से बनी हुई दुनिया के सबसे ऊंची मीनार माना जाता है। कुतुब मीनार को ईंट से बनी हुई दुनिया के सबसे ऊंची मीनार माना जाता है। ठीक है, इसी कुतुब मीनार के पास एक विशाल स्तंभ भी है जिसे हम लोग कहते हैं आयरन पिलर, लौह स्तंभ। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, पर हम लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जानते ही हैं इसके बारे में। यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है, लौह स्तंभ कहाँ है, बाकी कितने भी पता नहीं कौन कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। तो यूपीएससी वालों को तो पता ही है लौह स्तंभ के बारे में। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह स्तंभ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये क्यों कहा गया है कि यह स्तंभ रहस्यों से भरा पड़ा है? क्योंकि लौह स्तंभ में अब तक जंग नहीं लगा था। ठीक है, जो रस्ट अभी तक लौह स्तंभ में नहीं लगा है। जैसे कि अगर आप लोहे को ऐसे खुली हवा में छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है और जो भी हवा में जो भी गैसेस है वो रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, लोहे को जंग लग जाएगा। ठीक है, रस्ट बन जाएगा। परंतु जो आयरन पिलर है वो एकदम शुद्ध लोहे का बना हुआ है, प्योर आयरन का बना हुआ है। आयरन पिलर जो है वो एकदम प्योर आयरन का बना हुआ है, परंतु अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। ये बहुत ही रहस्य का बात है। तो माना जाता है कि यह स्तंभ लगभग 1600 साल पहले है बनाया गया था। ये 1600 साल पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था, यह प्योर आयरन से बना हुआ है। जो आयरन पिलर है वो प्योर आयरन से बना हुआ है, और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, परंतु आज तक इस पर जंग नहीं लगा है, आज तक इस पर रस्ट नहीं लगा है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। माना जाता है कि लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में कराया गया था।
ठीक है, ये माना जाता है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, ये अवश्य पाया गया है, जो लौह स्तंभ है वहाँ पर चंद्र नाम खुदा हुआ है, इनक्रिप्ट किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो लौह स्तंभ का जो निर्माण किया था वो किए थे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस पर पता, अच्छा हम अब इसका पता कैसे चलता है, देखिए इसका पता उस पर लिखे एक लेख से चलता है जो कि गुप्त शैली का है। ठीक है, जो उसके ऊपर जो भी लेख है वो गुप्त शैली का है, और वहाँ पर चंद्र वर्ड जो है वो लिखा गया है। तो इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में बना होगा। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। अब देखिए सिर्फ बस चंद्र वर्ड ही लिखा गया है। अब चंद्र वर्ड से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आ सकते हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी आ सकते हैं, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है। तो इसीलिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है कि जो चंद्र वर्ड है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया है, या क्या वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए यूज़ किया गया है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज़ किया गया है। अब इस स्तंभ पर जो आयरन पिलर है उसमें संस्कृत में एक लेख खुदा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि आयरन पिलर में किस पर लेख खुदा हुआ है, किस पर लेख इनक्रिप्ट है, तो उसका लैंग्वेज है संस्कृत। उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया जाना था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे सन 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली लाया था। ये बन सकता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें एकदम रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। माना जाता है कि यह स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसीलिए आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये तो था लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं स्तूप के बारे में कि देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। अब देखिए स्तूप जो कल्चर है वो मेनली जो है वो बौद्ध रिलीजन से संबंधित है। स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध या फिर उसके अनुयायियों के जो भी अवशेष हैं उसको रखा गया है। तो देखिए इसका भी हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए स्तूप के टाइप्स ऑफ स्तूप, स्तूप के प्रकार। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्तूप, परिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्तूप कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो स्तूप 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। अब देखिए भरहुत का स्तूप। महान सम्राट अशोक द्वारा प्रतिष्ठित स्तूप शुंग नरेश धनभूति के शासनकाल में अपने पूर्ण विकास को प्राप्त किया था। भरहुत प्रयाग से दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगभग 120 मील, वो एमपी के सतना स्टेशन से 9 मील दक्षिण तथा उचहरा स्टेशन से 6 मील उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। वहाँ पर भरहुत नाम के गांव है और भरहुत नाम के गांव में ही एक स्तूप स्थित है जिसे हम लोग कहते हैं भरहुत का स्तूप। अब सांची यानी कि मध्य प्रदेश में सांची है। सांची मध्य प्रदेश में विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा में 5 मील की दूरी पर स्थित सांची बौद्ध धर्म तथा कला का विख्यात है। ठीक है, जो सांची है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश विदिशा में। मध्य प्रदेश विदिशा से उत्तर पूर्व दिशा में 5 मील दूर स्थित सांची बौद्ध धर्म का एक विख्यात केंद्र है। सांची का भी स्तूप है, बहुत ही सुंदर स्तूप है वो। अमरावती का भी स्तूप मिला है। अमरावती का महास्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्ण नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम धान्यकंटक था। अमरावती का महास्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्ण नदी के दाएं तट पर स्थित था और इसका प्राचीन नाम क्या था? धान्यकंटक था। अब आ गया सारनाथ, वाराणसी में है। सारनाथ यह प्राचीन काशी महाजनपद के अधीन तथा वर्तमान में वाराणसी जनपद में स्थित है। सारनाथ के प्राचीनता और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया था। अब ईसा पूर्व तीसरी सदी से 12वीं सदी तक सारनाथ देश के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था, परंतु अभी भी जो सारनाथ है वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इसी महत्ता के कारण प्राचीन भारत के देश के शासकों ने समय समय पर यहाँ पर कुछ न कुछ स्मारकों की रचना किया था। अब धातु मंजूषा किसे कहते हैं? देखिए सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है।
जो भी स्तूप बना होता है तो क्या होता है, उसके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है और उस डिब्बे में भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी वस्तु या फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी वस्तु को रखा जाता है। इसे कहते हैं धातु मंजूषा। सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है जिसमें भगवान बुद्ध या फिर उनके फॉलोअर्स के शरीर के अवशेष हैं या कुछ कीमती पत्थर या सिक्का भी रहता है। इसे कहते हैं धातु मंजूषा। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है, उसके बाद वेदिका आएगा। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि प्रदक्षिणा पथ दे दिया, फिर दे दिया वेदिका, उसके बाद आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं और वेदिका किसे कहते हैं। तो इसलिए इसका मीनिंग जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, उसे ही कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, उसे ही कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब कहते हैं वेदिका किसे कहते हैं? वेदिका वृत्ताकार पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, इसे ही वेदिका कहा जाता था। वेदिका में ही प्रवेश द्वार बने होते हैं। तो प्रवेश द्वार कहाँ पर बना होता है? प्रदक्षिणा पथ में या फिर वेदिका में? तो प्रवेश द्वार बना होता है वेदिका में। गर्भगृह किसी भी टेम्पल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गर्भगृह, ठीक है। यहीं पर यहीं पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जो भी मुख्य देवी या फिर देवता है या फिर जो भी मुख्य देवी या देवता थी उस जमाने में, तो उनकी मूर्तियों को गर्भगृह में ही रखा जाता है। अब इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। मंडप सभागार जहाँ पर लोग इकट्ठा होता था उसे मंडप कहते हैं। सभागार जहाँ पर लोग इकट्ठा होता है वहाँ पर उसे मंडप कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ तमिल ग्रंथों के बारे में बताया गया है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? शिल्पाधिकारम की रचना किया था इलांगो नामक कवि ने। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? शिल्पाधिकारम की रचना किया था इलांगो नामक कवि ने। इलांगो, इलांगो ध्यान रखने योग्य बात है। मणि मैखले ये एक तमिल काव्य है। अब आयुर्वेद के दो चिकित्सक चरक और सुश्रुत। आयुर्वेद के दो चिकित्सक चरक और सुश्रुत। तो यही था आज के लिए। तो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज केयर योर पेरेंट्स एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थोड़ा गले में तकलीफ हो गया है लगता है, तो थैंक यू। हाँ, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया जो क्लासिक्स एनसीईआरटी की हिस्ट्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एमसीक्यू का सीरीज लाएंगे, एक ही वीडियो बनाएंगे एमसीक्यू का। उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितने भी लास्ट चैप्टर है क्लासिक्स एनसीईआरटी का वो पूरा एमसीक्यू डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा एमसीक्यू के सीरीज को और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।